नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार एक बहुत ही लेंदी और विस्तृत चैप्टर है, इसलिए कुछ पार्ट्स में हम फंडामेंटल राइट्स को समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की अर्थात मौलिक अधिकारों के अर्थ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों के उद्भव और इतिहास की हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकारों में क्या अंतर है तथा मौलिक अधिकारों को मौलिक कहे जाने के क्या कारण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के अर्थ की, और मौलिक अधिकारों के अर्थ को जानने से पहले हम जानेंगे कि अधिकार क्या है, अधिकार का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषा है। देखिए, जब कभी हम साधारण अर्थों में अधिकारों की हम बात करते हैं तो अधिकारों से मतलब होता है शक्ति से, अधिकारों का मतलब होता है क्षमता से, और अधिकारों का मतलब होता है योग्यता से। अर्थात अधिकार क्या है? एक प्रकार से शक्ति है, क्षमता है, योग्यता है। और किसकी है ये? किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी संस्था या समूह की हो सकती है, या फिर किसी राज्य या राष्ट्र की हो सकती है। तो हम देखते हैं कि जो अधिकार है वो किसी व्यक्ति, किसी समूह या संस्था या फिर किसी राज्य या राष्ट्र की वो शक्ति, क्षमता या योग्यता होती है जिसके द्वारा वो अपने किसी विशिष्ट कार्य को करता है या फिर किसी विशिष्ट पद को ग्रहण करके उस पद विशेष के कार्यों को पूरा कर पाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य अर्थों में अधिकार किसी व्यक्ति, समूह, संस्था या राज्य या राष्ट्र की वो शक्ति, वो क्षमता या वो योग्यता है जिसके द्वारा वो कोई विशिष्ट कार्य कर पाता है या फिर किसी विशिष्ट पद को ग्रहण करता है और उस पद विशेष के कार्यों को करता है। बट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अधिकारों को हम विशेष अर्थों में भी समझ सकते हैं, और हम देखते हैं कि अधिकारों को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। हम बात कर सकते हैं टी.एच. ग्रीन की, लॉस्की की, बोसांके की और बार्कर की। इनके द्वारा अधिकारों पर दिए गए विचार, इनके द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अधिकार व्यक्तियों के व्यक्तित्व के अधिकतम विकास हेतु आवश्यक वे बाह्य परिस्थितियां हैं या फिर वे तार्किक मांगे हैं जिन्हें कोई समाज स्वीकार करता है और राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रकार अधिकारों के संदर्भ में हम देखते हैं कि कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं कि अधिकारों को क्या माना गया है। अधिकारों को तार्किक मांग माना गया है और अधिकार उन्हें ही माना जाएगा जिन्हें समाज स्वीकार करेगा, तथा हम कह सकते हैं कि जिन्हें अंततः राज्य लागू करेगा। और अधिकारों के संदर्भ में यह भी आवश्यक है कि ऐसे अधिकार सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के अधिकतम विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करें। और अब यदि हम अधिकारों के उद्भव और विकास की हम बात करें तो हम देखते हैं कि अधिकारों के विकास की दिशा में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा को एक माइलस्टोन माना जाता है, एक मील का पत्थर माना जाता है। और आप देखेंगे कि ये मैग्ना कार्टा एक ऐसा अधिकार पत्र था जिसे ब्रिटेन के राजा जॉन के द्वारा 15 जून 1215 को वहाँ के नागरिकों को प्रदान किया गया, और उन्हें इस अधिकार पत्र के माध्यम से अधिकार प्रदान किए गए। और साथ ही साथ इस बात की गारंटी भी प्रदान की गई कि नागरिकों के इन अधिकारों को न तो छीना जा सकता है और न ही उनका किसी प्रकार से हनन किया जा सकता है, और यदि ऐसा होता है तो राजा को अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार इस मैग्ना कार्टा ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजा की शक्ति निरंकुश नहीं है। इंग्लैंड के इस मैग्ना कार्टा के बाद आप देखेंगे कि विश्व के अनेक देशों में संविधान और अधिकार पत्रों के संदर्भ में अधिकारों के ऊपर वार्ताएं की गई, बात की गई, समझौते किए गए। जैसे हम बात करें 1776 की अमेरिकी क्रांति की या अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम आप देखेंगे उत्तरदायी सरकार की बात की गई। और इसी प्रकार यदि हम 1789 की फ्रांस की क्रांति की हम बात करें तो हम देखते हैं कि फ्रांस की इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया। और इसी प्रकार 1917 की रूस की क्रांति में भी अधिकारों को पूरी तरीके से तवज्जो दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इतिहास की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और प्रमुख घटनाएं हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व में अधिकारों के प्रति देशों में जागरूकता पैदा की। और अब यदि हम भारत में अधिकारों के विकास की बात करें
तो हम देखते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम स्पष्ट मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 के स्वराज्य विधेयक में, और तिलक के द्वारा नारा दिया गया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाद में आप देखेंगे कि भारत के लिए बनाए जा रहे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की जो औपचारिक मांग है वो 1918 के मानफोर्ड घोषणा के बाद में राष्ट्रीय नेताओं ने यह कहते हुए की थी कि सरकार का अंतिम लक्ष्य स्वशासन की भावना को मजबूत बनाना होना चाहिए। और इसके बाद आप देखेंगे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत के लिए बनाए जाने वाले संविधान में कुछ महत्वपूर्ण और आधारभूत अधिकारों की घोषणा की मांग की थी। और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1931 में अपने कराची अधिवेशन में पहली बार अपने संकल्प में मौलिक अधिकारों की एक व्यापक योजना प्रस्तुत की। और फिर आप देखेंगे कि 1945 में सप्रू समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। और इन सब के बाद जब संविधान सभा का गठन किया गया तब मौलिक अधिकारों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का भी गठन किया गया, और इस परामर्श समिति के अधीन एक उप समिति नियुक्त की गई और जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और इस उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर ही संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के संविधान में अंततः फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया, इनका समाविष्ट किया गया। और अब यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान में प्रदत्त फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार क्या हैं, तो हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों से उन स्थितियों, उन परिस्थितियों और उन सुविधाओं का बोध होता है जो व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने के लिए और उसे व्यक्तित्व के विकास को पूर्णता प्रदान करने के लिए अपरिहार्य रूप से या आवश्यक रूप से प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार वास्तव में वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई इंटरफियरेंस, कोई हस्तक्षेप या कोई दखल नहीं किया जा सकता। और अब प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार और साधारण अधिकारों में अंतर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साधारण अधिकारों को हम सामान्य अधिकार या फिर सामान्य कानूनी अधिकार भी कहते हैं, और दोनों ही प्रकार के अधिकारों में जो मोटा अंतर, मुख्य अंतर, प्रमुख अंतर है वो ये है कि जहां हम बात करते हैं साधारण अधिकारों की, तो आप देखेंगे कि साधारण अधिकारों को या सामान्य अधिकारों को लागू करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर हमारे इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए संसद द्वारा पारित साधारण कानूनों का ही सहारा लिया जाता है, जबकि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में इन्हें लागू करने के लिए, इन्हें रक्षा करने के लिए और इनकी सुरक्षा करने के लिए जो गारंटी प्रदान करता है वो हमें संविधान प्रदान करता है। मौलिक अधिकार और साधारण अधिकारों में अंतर को लेकर आप देखेंगे कि साधारण और सामान्य कानूनों को संसद या विधानसभा कानून बनाकर इन्हें परिवर्तित कर सकती है, इन्हें बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तीसरे मोटे अंतर की यदि मैं बात करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में संरक्षण के लिए अपील की जा सकती है, जबकि साधारण अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार सामान्य न्यायालयों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार और साधारण अधिकारों में भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जो हमें जानने चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों को आखिर मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इस संदर्भ में मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहे जाने का जो सबसे पहला और प्रमुख कारण है वो ये है कि इन्हें हमारे संविधान की मूल विधि, संविधान की नहीं, इन्हें हमारे देश की मूल विधि
अर्थात संविधान में स्थान दिया गया है। अर्थात ये जो मौलिक अधिकार हैं ये हमें हमारा संविधान प्रदान करता है, ना कि कोई राज्य या सरकार प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश की मूल विधि अर्थात संविधान द्वारा प्रदान किए जाने के कारण इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। दूसरे कारण की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वो केवल मौलिक अधिकार प्रदान ही नहीं करता, बल्कि इन मौलिक अधिकारों को लागू करने, इनकी रक्षा करने और इनको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी भी प्रदान करता है। अर्थात आप देखेंगे कि हमारे इन मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण होने, इनका हनन होने या इनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ होने की स्थिति में हम संविधान के अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट अर्थात राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट और सीधे हाई कोर्ट के द्वारा संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन्हें मूल कहा जाता है या इन्हें मौलिक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहे जाने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि ये मौलिक अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं, वे न्यूनतम अधिकार हैं जो नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं, बहुत वांछनीय होते हैं, और इन अधिकारों के अभाव में किसी भी नागरिक के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन अधिकारों को देश की मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिए जाने के कारण इन अधिकारों के अतिक्रमण होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा संरक्षण प्रदान करने के कारण और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये आवश्यक और अपरिहार्य होने के कारण इन अधिकारों को मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और अब यदि हम मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण की बात करें तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपको पता होगा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और ये अधिकार हैं समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और अंतिम अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मौलिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और इन मौलिक अधिकारों की विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।